तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो कब से कब तक चलती है। ठीक है, बचपन से जवानी तक, या फिर किशोर अवस्था से वृद्ध अवस्था तक, शैशव अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक, या फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो शिक्षा क्या है? मानव के विकास की एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। ठीक है, और सही ऑप्शन जो उत्तर है वो शैशव अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक की शिक्षा चलती रहती है। शिक्षा का अर्थ मनुष्य का अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना है। किसने कहा है? ठीक है, कि शिक्षा क्या है हमारे लिए, हमें हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल बना देती है। ये जो लाइन है किसके द्वारा कही गई है? एस एस मैकेंजी के द्वारा, जी एस थॉमसन के द्वारा, टी रेमनेट के द्वारा, या फिर एडिसन के द्वारा। तो हमें परिभाषा दी हुई है इसमें। ठीक है, और ये जो लाइन है वो टी रेमनेंट के द्वारा कही गई है कि शिक्षा क्या है, हमें हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का कार्य शिक्षा करती है। एजुकेटेड शब्द का क्या अर्थ होता है? बाहर निकालना, विकसित करना, आगे बढ़ना, या फिर शिक्षित करना। तो हमने पढ़ा था एजुकेशन जो शब्द है वो एजुकेटम शब्द से बना हुआ है और इसका मतलब होता है क्या? आगे बढ़ना। एजुकेट शब्द का क्या अर्थ होता है? शिक्षित करना, आगे बढ़ना, बाहर निकालना या विकसित करना, स्वयं का विकास करना या समाजीकरण करना। तो एजुकेट शब्द का जो सही अर्थ होता है वो क्या है? आगे बढ़ना, बाहर निकालना या विकसित करना। तो इसमें हमारी आंतरिक शक्तियों की बात की जाती है कि किसी भी व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना क्या होता है? शिक्षा का उद्देश्य होता है, या फिर उसको विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य होता है, जीवन में आगे बढ़ाना शिक्षा का उद्देश्य होता है। शिक्षा के अंग्रेजी प्राय एजुकेशन की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मानी जाती है? 2 शब्दों से, 3 शब्दों से, 4 शब्दों से, या 5 शब्दों से। तो हमने पढ़ा था कि जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, और लैटिन भाषा में इसे क्या कहा जाता है? एजुकेटम कहा जाता है। और इसमें ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एजुकेशन शब्दों में ई का अर्थ क्या है? अंदर से, बाहर की ओर, या फिर विकास से या वृद्धि से। तो एजुकेशन शब्द में जो ई है उसका मतलब क्या होता है? अंदर से। ठीक है, तो ई डुको हमने पढ़ा था, ये ऐसे शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बाल मनोविज्ञान का संबंध किस अवस्था के बालक के व्यवहार के अध्ययन से है? युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, या फिर किशोर अवस्था। तो बाल मनोविज्ञान किस अवस्था के अध्ययन की बात या फिर किसके व्यवहार की बात करता है? यहाँ पर किशोर अवस्था तक। ठीक है, कि बाल मनोविज्ञान ये कहता है कि किशोर अवस्था तक हम क्या कर सकते हैं? किसी बच्चे के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन की किस विधि में अध्ययन बालक की बुद्धि, लब्धि, कल्पना या फिर मानसिक आयु शक्ति जो है प्रतिपादित की जाती है? चिकित्सात्मक विधि, नियंत्रण निरीक्षण विधि, सामुदायिक सर्वेक्षण विधि, या फिर मनोवैज्ञानिक विधि। तो मनोविज्ञान के अध्ययन में हमने पढ़ा था बहुत सारी विधि होती है, और उनमें से जो हमें बुद्धि लब्धि की कल्पना, मतलब किसी व्यक्ति की कल्पना शक्ति के बारे में या फिर आयु शक्ति के बारे में जो हमें बताता है वो क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोरंजन एवं ऐच्छिक खेल कौन सी गतिविधि शामिल है? मनोरंजक और ऐच्छिक खेलों में कौन सी गतिविधि शामिल है? फुटबॉल और क्रिकेट, टेलीविजन देखना या किताबें पढ़ना, स्वतंत्र खेलना, या रचनात्मक खेल। तो मनोरंजन वाले खेल हमने पढ़ा था, खेल 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय होते हैं, एक
निष्क्रिय आप कह सकते हैं, या फिर मनोरंजन खेल होते हैं। ठीक है, तो उनमें हम टीवी देखना और किताबें पढ़ना शामिल करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज जो है उनको हम शामिल नहीं करते हैं। इसलिए मनोरंजन हम टीवी देखकर भी कर सकते हैं, किताबों को पढ़कर भी कर सकते हैं, किसी अन्य गतिविधि के माध्यम से, जैसे आप कोई फोन में गेम खेल रहे हो, इन गतिविधियों के माध्यम से भी क्या होता है, हमारा मनोरंजन होता है। मैटरनल मोर्टालिटी का दर का अनुमान कब लगाया जाता है? जन्म के 1 वर्ष के भीतर, गर्भ अवस्था के दौरान, या जन्म के 6 सप्ताह के अंदर, किशोर अवस्था में, या 5 वर्ष की आयु तक। तो हमने पढ़ा था कि मैटरनिटी मोर्टेलिटी जो है वो कब कब कौन सी एज से या कब उसे हम माप सकते हैं। ठीक है, तो इसको मापने के लिए या फिर इसको गिनने के लिए किस एज का हम इस्तेमाल करते हैं, कि जो गर्भ अवस्था है उसके दौरान से लेकर बच्चे के जन्म के 6 हफ्ते तक, अगर किसी बच्चे की या माता की मृत्यु होती है तो उसे हम मातृ मृत्यु दर में गिनते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी जो है ठीक है, बिल्कुल। शारीरिक शिक्षा यानी पीटी का संक्षिप्त रूप क्या है? खेल और मनोरंजन, फिजिकल ट्रेनिंग, शारीरिक विकास, या स्वास्थ्य का लाभ। तो इसका सही जो अर्थ है वो क्या है? फिजिकल ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 12, सीमित अर्थ में शिक्षा कहाँ दी जाती है? समाज में, परिवार में, स्कूल कॉलेज, या फिर विश्वविद्यालयों में, या फिर सभी जगहों पर। तो सीमित अर्थ यानी जहाँ पर हर एक चीज क्या है, पहले से निर्धारित है, हमने उसके रूप को क्या बना दिया, सीमित कर दिया। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा कहाँ दी जाती है? स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों में। शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है, जबकि निर्देशन क्या है, संकीर्ण होती है। ठीक है, तो संकीर्ण, व्यापक, व्यक्तिगत या सामाजिक। ठीक है, तो शिक्षा जब एक व्यापक चीज है तो निर्देशन क्या है, एक छोटी चीज होती है, आप कह सकते हैं। संकीर्ण अवधारणा है, लेकिन ये अपने आप में क्या होती है, व्यापक हो सकती है। ठीक है, कि शिक्षा तो व्यापक है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन निर्देशन जो पहले से हम बता रहे हैं कि एक ऐसा संकीर्ण है, मतलब लिमिटेड चीजें होती हैं, और जब आप केवल उसी के बारे में बात करते हैं तो ये कैसी है, व्यापक हो सकती है। खेल बालक को अपनी स्वयं की महत्वता प्रदान करता है, या यह किस विकास में सहायक है? क्रियात्मक विकास, भाषा का विकास, स्वयं का विकास, या नैतिक विकास। तो ये स्वयं के विकास में क्या करता है, हमारी सहायता करता है। फिर शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान देना, केवल शारीरिक विकास करना, राष्ट्र की उन्नति में सहयोग देना, या फिर छात्रों के व्यक्तित्व का विकास और समाजीकरण का विकास करना। तो फिजिकल ट्रेनिंग सिर्फ शारीरिक या पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित नहीं होती। ठीक है, ये किससे संबंधित होती है? छात्रों के व्यक्तित्व के विकास और समाजीकरण के विकास से। कि खेलों के माध्यम से हम बच्चे के हर एक विकास को क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं उसे अलग अलग क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। बाल मनोविज्ञान के अनुसार युवा अवस्था का अभिप्राय किस आयु के बीच व्यक्ति से है? 12 से 18 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, पौध अवस्था से, संबंधित उत्तरदायित्व और सुझावों को रखने की हद से, शैशव अवस्था से, या फिर पौध अवस्था से। मनोविज्ञान के अनुसार जो युवा अवस्था है वो आयु कौन सी एज से जो है शुरू होती है, और कौन सी एज तक हम उसको मानते हैं? ठीक है, तो ये पौध अवस्था से संबंधित, मतलब कि बहुत बार क्या होता है, लोग किशोर अवस्था को मान लेते हैं कि बच्चे जो है वो इतने ज्यादा विकसित हो गए हैं कि वो उन कार्यों को करने के योग्य हैं जो कोई व्यक्ति एक समझदार या युवा अवस्था में कर पाता है, या फिर बहुत ज्यादा पौध अवस्था में कर पाता है, तो उससे उसको कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, तो उन दोनों के कंपैरिजन की बात हो रही है कि बाल मनोविज्ञान जो है वो युवा अवस्था के साथ एक डिफरेंशिएट लेकर आता है कि युवा अवस्था एक अलग स्टेज है, जबकि जो पौध अवस्था है वो उत्तरदायित्व को समझने की आपको
मैच्योरिटी लेवल देता है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, दोनों अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान को आप अपने शिक्षा मनोविज्ञान को अपने आप को किसके अनुकूल बनाने में सहायता करती है? बौद्धिक और आत्मिक, मानसिक और सामाजिक, आवश्यकता अनुसार मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण में सहायता करती है, या फिर केवल भौतिक वातावरण में? तो शिक्षा जो है वो मानव को अपनी आवश्यकता के अनुसार मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण में क्या करती है? सहायता करने में के अनुकूल बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंदर से बाहर की ओर विकास का अर्थ दर्शाता है? एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसियर प्लस ई, या फिर ई प्लस डुको? ठीक है, तो ई प्लस डुको जो है वो अंदर से बाहर की ओर विकास को जो है वो दर्शाता है, मतलब इसका अर्थ यही होता है। क्वेश्चन नंबर 19, नियंत्रण निरीक्षण विधि का उपयोग बाल विकास में किसके मूल्यांकन में सहायता करता है? शारीरिक, बाल विकास के निजी व्यवहारों में, परिवार के संबंधों में, या फिर बुद्धि लब्धि में? तो जब भी हम नियंत्रित निरीक्षण विधि की बात करते हैं तो ये बालक के निजी व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन लाता है, या फिर निजी व्यवहार को मूल्यांकित करता है। बालक की जन्मजात प्रवृत्तियां किस वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होती है? आध्यात्मिक, बाहरी, आंतरिक या सामाजिक? तो बालक के अंदर जितनी भी जन्मजात शक्तियां हैं वो बाहरी वातावरण के प्रभाव में आने से क्या होती हैं? अधिक विकसित, अधिक वो कौशल युक्त बन जाता है। रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास किस माध्यम से होता है? धार्मिक शिक्षा, टेलीविजन, खेलों, या फिर कहानियां पढ़ने के माध्यम से? तो रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी को आपके अंदर बढ़ावा दे रही है, और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपको किसका देखने को मिलता है? सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमें खेलों का देखने को मिलता है। नैतिक विकास, नैतिक विकास में खेलों का योगदान क्या योगदान है? केवल रचनात्मकता को बढ़ाना, केवल शारीरिक विकास करना, नियमबद्धता, त्याग और आत्म संयम, छोटों का सम्मान आदि सीखना, या फिर खेलों से जुड़ाव? तो नैतिक विकास जो है वो खेल के योगदान में नियमबद्धता को लेकर आता है, मतलब आपको नियम के अनुसार चीजों को करने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। तो आपने देखा है कि व्यक्ति जो है वो सुबह उठकर व्यायाम करना, ठीक है, खेलों के माध्यम से जो है एक रेगुलरिटी आपकी दिनचर्या में आती है। आपको त्याग की भावना, ठीक है, कि खेल में हार और जीत आपको देखने को मिलती है, तो वो आपको ये बताती है कि त्याग की भावना भी जो है आप इसमें लेकर आ सकते हैं। जल का सबसे अधिक शुद्ध रूप जो है वो क्या होता है? नदी का जल, वर्षा का जल, कुएं का जल, या तालाब का जल? तो वर्षा का जल जो है वो जल का सबसे शुद्ध रूप होता है, मतलब इस जल से आप उन सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं जो आप पीने के पानी के उपयोगी आप कह सकते हैं कि ये होता है। तो हम खाना बनाना, कपड़े धोना, बाकी सारे कार्य भी जो है इस जल से पूरे कर सकते हैं, इसलिए ये शुद्ध जल का एक रूप कहलाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नींद की कमी से बालक में कौन सी प्रवृत्ति जो है उत्पन्न हो सकती है? संतोष, उग उद्विग्न या चिड़चिड़ापन, एकाग्रता, या फिर प्रसन्नता? तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नींद में अगर मतलब अगर किसी भी व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती है तो इससे क्या होता है? वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, उसके अंदर आक्रोश की भावना आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, मतलब उग्र होने लगता है वो बच्चा, ठीक है। तो इसलिए अगर नींद जो है वो सही प्रकार से पूरी नहीं होती तो आपको ऐसे जो परिवर्तन है बच्चे के विकास में देखने को मिलते हैं। फिर संपूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क किस क्षमता से युक्त होता है? केवल शारीरिक क्षमता से, केवल सामाजिक क्षमता से, सोचने समझने और समायोजित निर्णय की क्षमता से, या फिर धार्मिक क्रियाओं से?
तो संपूर्ण स्वास्थ्य की अवस्थाओं में मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो सोचने समझने और समायोजन मतलब कि निर्णय लेने की क्षमता से क्या होता है, युक्त होता है। सांस्कृतिक विकास से जुड़े खेल कौन से होते हैं? क्रिकेट या फुटबॉल, गुड़िया या गुड्डा, स्वतंत्र खेल या वीडियो गेम। ठीक है, तो सांस्कृतिक विकास से जुड़े खेल क्या होते हैं हमारी, जैसे आप किसी टॉय के माध्यम से अपने पारिवारिक खेल खेलते हैं। ठीक है, वो खेल क्या है, आपको आपकी संस्कृति से जोड़ते हैं। मतलब एक समय के बाद आप आकर वो जो रोल है वो प्ले करते हैं। ठीक है, तो उसको हम अपनी संस्कृति से जोड़ सकते हैं। फिर धार्मिक रुचि का विकास बाल्यावस्था में होने के पीछे क्या कारण बताया गया है? धर्म के प्रति विश्वास और धार्मिक नीतियों में भाग लेना, सिर्फ टेलीविजन देखना, पढ़ाई में अधिक रुचि होना या सामाजिक दबाव। तो धार्मिक रुचि का मतलब किसी भी बच्चे के अंदर धार्मिक रुचि होना, ये किस चीज को दर्शाता है? धर्म के प्रति उसके विश्वास को दर्शाता है या फिर उसका धार्मिक क्रियाओं में लीन होना, मतलब कि आपके घर में ऐसी प्रैक्टिसेस होती हो या ऐसी गतिविधियां होती हो जिसमें बच्चे को अवसर मिलता है धर्म से जुड़ने का, तो उससे भी उसके धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। सीमित अर्थ की शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन होता है? बालक, शिक्षक, समाज या माता पिता? तो सीमित अर्थ की शिक्षा यानी कि संकुचित शिक्षा जो है वो शिक्षक उसका केंद्र होता है। शिक्षा एक प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बच्चे के चिंतन, दृष्टिकोण, व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन डालता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? टी रेमंड के द्वारा, एस मैकेंजी के द्वारा, एडिसन के द्वारा या जी एच थॉमसन के द्वारा? तो ये जो शब्द हैं कि कोई भी शिक्षा जो है बच्चे के वातावरण को लगातार प्रभावित करती है, उसकी आदतों में परिवर्तन लेकर आती है, ये शब्द जी एच थॉमसन के द्वारा कहा गया है। कल्पनात्मक खेल यानी कि ड्रामेटिक प्ले में लगभग 1 वर्ष का बालक क्या सीख सकता है? गेंद फेंकना, दूसरों की नकल करना, चित्र बनाना या अभिनय करना। ठीक है, तो कलात्मक खेल यानी जो हमारी कल्पना पर आधारित है। ठीक है, और ये कल्पना पर आधारित है तो बच्चे इसमें अभिनय करना सीखते हैं, जैसे अपने माता पिता का रोल प्ले करना, अपने टीचर्स का रोल प्ले करना, तो वो एक प्रकार का क्या कर रहे हैं? अभिनय कर रहे हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से संबंधित है, जबकि संकुचित अर्थ किससे संबंधित है? आत्मिक विकास से, सामाजिक विकास से, अधिकतम ज्ञान देने से या फिर भावनात्मक विकास से? तो शिक्षा जो व्यापक शब्दों में है, जब सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो हर एक क्षेत्र के ज्ञान की बात ये करते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एक क्षेत्र की बात ये नहीं करता। तो अधिकतम ज्ञान देना मतलब जितना ज्यादा किसी भी क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में आप कह सकते हैं, उसे जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उसकी शिक्षा का स्तर उतना ही अच्छा और बेहतर होगा। समुदाय सर्वेक्षण विधि बाल विकास में किस उद्देश्य से प्रयोग की जाती है? व्यक्तिगत समस्याओं का उपचार, किसी विशेष समुदाय में रहने वाले बालकों के व्यवहार के विभिन्न होने की जानकारी, बुद्धि लब्धि ज्ञात करना या फिर शारीरिक विकास का अध्ययन? तो समुदाय सर्वेक्षण विधि यानी किसी समुदाय के अध्ययन के आधार पर जब आप किसी बच्चे के विकास का अध्ययन कर रहे हैं तो ये हमें बताता है किसी विशेष समुदाय में रहने वाले बच्चों के व्यवहार में हमें अलग अलग तरह की जानकारी जो है मिलती है कि पर्टिकुलरली उनके व्यवहार में परिवर्तन उनके उस वातावरण में रहने के कारण है। ऐसा नहीं कि सभी में ऐसा होता है। फिर मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक रोगी की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि क्या है? भौतिक तत्वों का अभाव, केवल आध्यात्मिक संतुष्टि, मानक व्यक्ति का संतुलित व्यवहार या फिर अत्यधिक एकाग्रता? तो मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ मानसिक रोगी न होना उसको मानसिक स्वास्थ्य नहीं कहते, जबकि मानक व्यक्ति का संतुलित व्यवहार मतलब ये जरूरी नहीं कि आप मस्तिष्क से बीमार है तभी आप मानसिक रोगी कहलाएंगे। आप मानसिक रोगी तब भी कहला सकते हैं जब आपके पास किसी प्रकार का तनाव है। तो मानक मतलब किसी भी व्यक्ति का जो संतुलित व्यवहार है वो सामाजिक हो सकता है, व्यवहारिक हो सकता है, हर एक तरह से जो संतुलित होना चाहिए उसे हम मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं।
खेल के माध्यम से बालक को भाषाई विकास में सबसे पहले किसकी आवश्यकता महसूस होती है? व्याकरण की, अन्य भाषाओं की, अपने परिवार की भाषा की या फिर विदेशी भाषा की? तो खेल के माध्यम से बालक को भाषा के विकास पे अपने परिवार की भाषा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। मतलब अपने एनवायरनमेंट में जो भी लैंग्वेज बोली जा रही है वो उसमें ज्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से सीख पाता है। शारीरिक और भौतिक स्वास्थ्य का अभिप्राय शरीर के सभी अंगों परस्पर सामंजस्य और अपेक्षित क्षमता के अनुरूप कार्य करने से है। इसमें किसका नियमित रूप से कार्य करना शामिल है? केवल आंखों और कान का, हाथ और पैरों का, ज्ञान इंद्रियों यानी कि आपके पूरे शरीर का, आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका, बाल और त्वचा का। ठीक है, तो जब आप भी पूरी शारीरिक गतिविधियों की बात करते हो तो आपकी ज्ञान इंद्रियां आपके शरीर में जितने भी जो तंत्र काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये दोनों ही बातें किससे संबंधित होती हैं? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को दर्शाती हैं। ठीक है, तो आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यहाँ से जो भी वेस्ट मटेरियल आपके शरीर में बनते हैं उनको बाहर निकालने से संबंधित है ये। फिर खेलों का क्रियात्मक विकास में योगदान क्या है? केवल सामाजिक गुणों को विकसित करना, केवल भाषा का विकास करना, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के अवसर तथा उप अभ्यास का अवसर उन्हें देना, भावनात्मक संतुलन बनाना। तो खेलों का क्रियात्मक यानी खेलों में क्रिएटिविटी जो है वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को क्या देती है? अवसर देती हैं, तथा उसके बार बार अभ्यास के उन्हें अवसर मिलते हैं तो उन्हें ज्यादा वो क्रिएटिव बनते हैं, ज्यादा वो कल्पनात्मक या क्रियात्मक एक्टिविटी में लीन रहते हैं। कल्पनात्मक खेल में बालक जिस वातावरण में रहता है उसके किस पर प्रभाव को प्रतिबंधित करता है? आर्थिक स्थिति, पारिवारिक, शारीरिक बनावट या फिर मित्र? तो कलात्मक खेल मतलब कि जो इमेजिनेशन पर बेस्ड हमारे गेम्स होते हैं वो वातावरण में रहते हुए किसको प्रभावित करते हैं? परिवार को प्रभावित करते हैं, क्योंकि बेसिकली वो उन्हीं पर आधारित होते हैं। प्राकृतिक जल किन कारणों से पीने और अन्य उपयोगों के लिए उपयुक्त नहीं होता? केवल तापमान के कारण, नाइट्रोजन, क्लोरीन और तत्वों में से चूना या मैग्नीशियम से रहित अशुद्धता के कारण, वर्षा के कारण या फिर नदियों के बहाव के कारण? तो प्राकृतिक जल, ठीक है, आपने देखा है कि नदियों में पानी आपको देखने को मिलता है, तालाबों में देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारी जगहों का पानी पीने योग्य या किसी भी कार्य में उपयोग करने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन, क्लोरीन जैसे तत्व उसमें पाए जा सकते हैं। चूना या मैग्नीशियम से रहित अशुद्धता का कारण जो है उस पानी में आपको पाया जाएगा, जिस वजह से हम उसको अन्य कार्यों में क्या नहीं कर सकते? उपयोग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन या ऐच्छिक खेल के अंतर्गत नहीं आता? वीडियो गेम्स, गार्डन देखना, खो खो, फुटबॉल या फिर संगीत सीखना? ठीक है, तो खो खो या फिर खेल दोनों कैसे हैं? सक्रिय खेलों का रूप है। ठीक है, और इस ये आप कह सकते हैं कि इसमें आपको मटेरियल की आवश्यकता होती है खेलने के लिए फुटबॉल में। ठीक है, खो खो में आपको एक टीम की आवश्यकता होगी, लेकिन वीडियो गेम, कार्टून देखना आएगा यहाँ पे। ठीक है, और संगीत सुनना, तीनों मनोरंजन या फिर हमारी इच्छा के आधार पर है कि इनमें से कोई भी आप क्या है देखना या खेलना पसंद करते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। बाल मनोविज्ञान में परिस्थिति परीक्षण विधि से किसका पता लगाया जा सकता है? माता पिता के व्यवसाय का, बालक के व्यवहार में विभिन्नता लाने की परिस्थिति का विश्लेषण, केवल शैक्षिक योग्यता या फिर मानसिक शक्ति का? तो बाल मनोविज्ञान में परिस्थिति विश्लेषण जो विधि है वो बालक के व्यवहार में विभिन्नता लाने वाली परिस्थिति का विश्लेषण करती है। ठीक है, कि हम बच्चे के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन को जांचती है या उस परिवर्तन के होने के कारण के बारे में हमें बताती है। भौतिक स्वास्थ्य
को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जोड़ना क्यों आवश्यक है? तो भौतिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जोड़ना आवश्यक है क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि शारीरिक और भौतिक स्वास्थ्य सबसे आसान जो है वो समझे जाते हैं, क्योंकि भौतिक स्वास्थ्य का कोई महत्व नहीं होता, या फिर क्योंकि सामाजिक स्वास्थ्य भी इसमें शामिल है। तो क्योंकि शारीरिक और भौतिक स्वास्थ्य जो है सबसे आसान इनको समझना होता है। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य मतलब जो आपके शरीर से संबंधित है, भौतिक स्वास्थ्य मतलब जिसको आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट है तो आप हाइट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, बच्चे की जो वृद्धि है वो सही हो रही है नहीं हो रही है, वजन के आधार पर देख सकते हैं। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से समझा जा सकता है। मातृ मृत्यु दर यानी MMR रेट के आकलन का उद्देश्य क्या है, कि हम इस मातृ मृत्यु दर को क्यों गिनते हैं या क्यों हमें गिनना चाहिए? केवल शिशु मृत्यु का आकलन करने के लिए, प्रति 1000 जीवित जन्म पर माताओं की मृत्यु का आकलन करने के लिए, केवल जन्म दर का आकलन करने के लिए, या फिर 10,000 जनसंख्या पर मृत्यु दर देखने के लिए? तो हम इसका आकलन इसलिए करते हैं ताकि हमें प्रति 1000 जीवित जन्म पर माताओं की मृत्यु का क्या लगे, पता लगे, जिससे हम मातृ मृत्यु दर को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। संकुचित अर्थ की शिक्षा, संकुचित अर्थ की शिक्षा के अनुसार ज्ञान को केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने से क्या नहीं हो पाता? ज्ञान का संवर्धन, निरंतर विकास, पाठ्यक्रम का समापन या शिक्षक की प्रधानता? तो जब भी हम संकुचित अर्थ मतलब कि आप ये सोच रहे हैं कि एज इट इज चीजें बच्चों को यूं की यूं सिखा दी जाए, उसमें कोई विस्तार ना हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो कैसा है, एक छोटा स्वरूप है कि जिसमें आप कुछ नया नहीं लेकर आना चाहते हैं। लेकिन जब आप चीजों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, जो चीजें आज उन्हें वर्तमान में है वो भी सीख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पहले जो बातें थी उनको भी आप उन्हें सिखा रहे हैं, तो इसके हम उनके निरंतर विकास की ओर क्या करते हैं, लेकर जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जागृत स्वास्थ्य चेतना के द्वारा विकसित होता है? केवल बौद्धिक विकास, मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्तियां, केवल शारीरिक विकास, या फिर समाजीकरण? तो निम्नलिखित में से जब भी हम जागृत स्वास्थ्य चेतना की बात करते हैं तो ये मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करता है। एजुकेयर शब्द का विकास किस दिशा को दर्शाता है? एजुकेयर शब्द का विकास किस दिशा को दर्शाता है? अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना, बाहर से ज्ञान ग्रहण करना, केवल प्रशिक्षित करना, या केवल शारीरिक कार्य से? तो एजुकेयर कहता है कि अंदर से शक्तियों को बाहर निकालने को हम एजुकेयर कहते हैं। इसका अर्थ होता है भूमिगत जल या भूजल या अंतःस्त्रोत किसे कहते हैं? नदी का बहना, वर्षा का वह जल जो धरती सोख लेती है, तालाब का पानी, या फिर समुद्र का पानी? तो भूमिगत जल जो पानी क्या होता है, वर्षा का जल भूमि अपने अंदर सोख लेती है, उसको हम भूजल या फिर अंडरग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र बाल विकास की अपेक्षा अधिक विस्तृत यानी कि बहुत ज्यादा फैलाव वाला क्यों माना जाता है? क्योंकि यह केवल युवा अवस्था तक चलता है, या फिर यह मनोवैज्ञानिक के अनुभवों पर आधारित है, क्योंकि इसमें केवल चिकित्सात्मक विधि इस्तेमाल की जाती है, या फिर क्योंकि इसमें केवल निरीक्षण यानी कि जांच होती है? तो बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है बाल विकास की अपेक्षा बहुत ज्यादा विस्तारित इसलिए माना जाता है क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक के अनुभवों पर आधारित है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास दोनों में हमने अंतर पढ़ा था। ठीक है, कि जब आप बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मनोविज्ञान किससे संबंधित है? व्यवहार के अध्ययन से, स्टडी ऑफ बिहेवियर,
ठीक है, और इसमें किसके बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं हम? बच्चों के। ठीक है, जबकि जो बाल विकास है वो क्या करता है? विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करने से है। ठीक है, तो अलग अलग आप कह सकते हैं कि बच्चों की विकास की जो क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आप कह सकते हैं बच्चों की विकास की अवस्थाओं में होने वाले जो भी परिवर्तन है उनका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो इसको हम बाल विकास कहते हैं। तो दोनों में क्या है? अंतर है। फिर आध्यात्मिक पहलू को मानसिक स्वास्थ्य में शामिल करने का मुख्य कारण क्या होता है? केवल ध्यान लगाना, मानसिक शांति देना या शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाना, धन कमाना या फिर सामाजिक मेल जोल को बढ़ावा देना। तो आध्यात्मिक पहलू जो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ होता है उससे मानसिक स्वास्थ्य को का मुख्य कारण क्यों है? क्योंकि उससे आपको मानसिक शांति मिलती है, शारीरिक कष्टों से वो आपको मुक्ति दिलाने में सहयोग करती है। तो आपने देखा है बहुत सारे लोग एक एज के बाद धर्म के प्रति उनकी रुचि जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो अंत में क्या चाहते हैं? अपने मन को शांति देना चाहते हैं। ठीक है, अपने शारीरिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो अध्यात्म की ओर क्या कर लेते हैं? अपने आप को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। विकास, स्वयं का विकास खेलों के माध्यम से किस प्रकार संभव है? केवल टीम वर्क के द्वारा, केवल अपनी रुचियों को समझना और स्वयं के बारे में धारणा व्यक्त करना, अधिक देर तक खेलना या केवल नियम का पालन करना। तो स्वयं के विकास को हम किससे? अपनी रुचियों और स्वयं के बारे में जानने को जो है कहते हैं। तो स्वयं मतलब कि खेल जब भी आप खेलते हैं तो उससे आपको अपनी क्षमता का पता लगता है, अपनी कमियों का पता लगता है आपको। ठीक है, अपने विकास का पता लगता है। तो ये आपको अपने बारे में बताता है, आपको आपकी रुचि के बारे में अवगत कराता है। ठीक है, आपको आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। शारीरिक विकास में व्यापक और प्रशिक्षण को क्या कहा गया है? खेल का मैदान, जिम्नास्टिक, सॉरी व्यायाम आएगा यहाँ पे, मनोरंजन या फिर योगा। तो शारीरिक खेल में व्यायाम और प्रशिक्षण को हम क्या कहते हैं? जिम्नास्टिक कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि खेल में केवल फिजिकल एक्टिविटीज शामिल नहीं होती, खेल में बहुत सारी गतिविधियां शामिल होती हैं, और जिम्नास्ट भी क्या है? इसी का एक हिस्सा होता है। फिर संकुचित अर्थ की शिक्षा को एस मैकेंजी ने किस प्रकार परिभाषित किया है? हमारी शक्तियों का सुधार करने के लिए चेतना पूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से, केवल ज्ञान भंडार के रूप में, केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना या बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो एस मैकेंजी ने जब शिक्षा के संकुचित यानी शिक्षा के सीमित अर्थ को बताया है तो उन्होंने कहा है कि ये क्या करती है? हमारी शक्तियों में सुधार लेकर आती है, आपके अंदर एक चेतना लाने का प्रयास करती है, मतलब आपको जागृत करती है कि सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में आपको नॉलेज देती है। उसी को हम चेतना कहते हैं। टी रेमनेंट के अनुसार शिक्षा की वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनता है? केवल नैतिक विकास, केवल बौद्धिक विकास, मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया या फिर शारीरिक सामंजस्य। तो टीम रेमनेंट के अनुसार मानव जीवन के विकास की जो प्रक्रिया है वह शिक्षा की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल जो है बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का उपयोग का कारण नहीं है? कौन सा जल उपयोग का कारण नहीं है? पीने का, सिंचाई का, बिजली उत्पादन का या वर्षा के जल को रोकना। ठीक है, तो वर्षा के जल को रोकना क्या नहीं है? उसके उपयोग का एक कारण नहीं है, मतलब सिर्फ उसको कहीं पर एकत्रित कर लेने से आप उसका
उपयोग जो है नहीं कर सकते, उसके लिए सही जो है आपको उसकी व्यवस्था करनी होती है, उसके बाद हम उसे इस्तेमाल कर पाते हैं। शिशु की मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्तियों के विकास का आधार क्या है? केवल स्कूल या केवल समाज शिक्षा के द्वारा संचालित होता है, या फिर केवल माता पिता? तो शिशु की मानसिक और भावनात्मक आध्यात्मिक शक्तियों का विकास का आधार क्या होता है? शिक्षा के द्वारा संचालित होता है। ठीक है, कि एजुकेशन क्या करती है, उसके लिए एक वातावरण तैयार कर रही है। ठीक है, उसको हर स्तर पर, ठीक है, उसकी मानसिक गतिविधियों का ध्यान रखती है। ठीक है, मेंटल एक्टिविटीज उन्हें कराती है, उसके इमोशनली उसे जो है, जैसे एनवायरनमेंट से जोड़ने के लिए हम उसे इमोशनली जो है कुछ प्रैक्टिस प्रैक्टिस कराते हैं, जो उसके अंदर इमोशनल और मोरल वैल्यूज को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, और धर्म के आधार पर भी आप देखते हैं, जब कि किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होता है, उसमें जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज होती है, उसके माध्यम से वो किससे जुड़ रहा है? अध्यात्म से जुड़ रहा है, अपने कल्चर से जुड़ रहा है। तो शिक्षा जो है इसको संचालित करती है। मातृ मृत्यु दर का भारत के सभी राज्यों में एक समान नहीं होने का क्या कारण है? शिक्षा का अभाव, अविकसित क्षेत्र जहां दर अधिक है, कृषि का कम होना या अधिक जनसंख्या? तो ये हर जगह समान इसलिए नहीं है क्योंकि अविकसित क्षेत्र जो है वहां पर दर कैसी है? अधिक है। मतलब जहां पर आप कह सकते हैं सुविधाएं कम है, वहां पर मातृ मृत्यु दर जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। वेल लिस्ट का वेल लिस्ट विधि का उपयोग बाल मनोविज्ञान में क्या जानने के लिए किया जाता है? शारीरिक बनावट, विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के विकास का निरीक्षण, आर्थिक स्थिति या माता पिता की योग्यता? तो वेल लिस्ट का उपयोग हम बच्चे के विभिन्न प्रकार के व्यवहार को जानने के लिए करते हैं। ठीक है, जिसमें हम अलग अलग तरह के उसके व्यक्तित्व के विकास को जो है वो जान सकते हैं। शैक्षिक खेल या फिर हस्तशिल्प द्वारा बालक के विकास की अभिव्यक्ति कैसे की जा सकती है? अपनी रुचि व्यक्त करना, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक समस्या या फिर शारीरिक शक्ति? तो किसी प्रकार के शैक्षिक खेल या फिर हस्तशिल्प, हस्तशिल्प का मतलब होता है कि आप हाथों से जब कोई क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मिट्टी के बर्तनों को बनाना, ये भी एक अच्छी एक्टिविटी बच्चों के लिए हो सकती है। तो इसको हम हस्तशिल्प का मतलब हाथों के माध्यम से जब आप कोई भी चीज बना रहे हैं, तो ये क्या करती है? आपकी रुचि को व्यक्त करती है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में क्या कर लेता है? भाग जाता है, समायोजन करता है, विरोध करता है या डरता है? तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर प्रकार की परिस्थिति में समायोजन करता है, चाहे वो परिस्थिति अच्छी हो चाहे वो परिस्थिति बुरी हो। फिर खेल किस प्रकार बालक को सामाजिकता के विकास में सहायता करता है? साथी बनाने के साथ खेल सीखने और अनुभव प्रदान करना, सिर्फ दौड़ना या कूदना, या केवल अकेले खेलना, टेलीविजन देखना? तो खेल सामाजिक विकास की जब हम बात करते हैं, तो सामाजिक विकास में खेल क्या कर रहा है? बच्चे को साथी के साथ खेलने सीखने का अनुभव प्रदान करता है, और इससे उसका सामाजिक विकास जो है वो बढ़ता है। मनोविज्ञान विधि में किसके आधार पर व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है? सामाजिक स्थिति, शरीर तथा शरीर के संबंधों से, या फिर आर्थिक स्तर से, या शिक्षा के स्तर से? तो मनोवैज्ञानिक जो विधि होती है उसके हम क्या कर सकते हैं? व्यक्ति के शरीर और शरीर के संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं, मतलब उसकी शारीरिक वृद्धि का आप अध्ययन कर सकते हैं उसके व्यवहार के आधार पर।